हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। देखो बेटा, हम लोग पीएबीटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं मैथ्स पोर्शन का, जिसमें सेक्शन ए पहले करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल दिस वन इज। तो देखो यहाँ पर पावर 1/2 है, तो सबसे पहले ये वाला डिफाइन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग बेस में 10 है और यहाँ आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर 0 दैट इज़ 1। क्यों? क्योंकि बेस हमारा क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया था तो आ जाएगा माइनस में 4। सो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर साफ साफ दिख रहा है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सो x बिलोंग्स टू 1 to 4। यहाँ से आ गया, दिस इज़ फर्स्ट वन। अब सेकेंड वन में क्या होगा, लॉग को तो डिफाइन होना पड़ेगा ना। तो लॉग डिफाइन होने के लिए क्या होगा, लॉग डिफाइन होने के लिए 5x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो लॉग का क्या है, आर्गुमेंट है। तो यहाँ से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 1 से भी, तो x माइनस 5 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 to 5। तो जब आप 1 and 2 का इंटरसेक्शन लेंगे ना बेटा, 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये है 1 to 4 और वो जा रहा है कितना, 0 से 5। तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 4। तो 1 to 4, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लो, 1 to 4 में 1 to x4। हाँ, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x लाइज बिटवीन 1 to 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी इज योर राइट आंसर। ओके, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सेट कंटेन्स 2n plus 1 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इज इक्वल टू। ओके, तो सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेट है, यदि उसके अंदर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, 2 to the पावर ऑफ n। अभी हमारे पास कितना है, 2 plus n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the पावर 2n plus 1, करेक्ट, इतना आएगा। अब आप समझो कि हमें ऐसे द नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करने हैं जिस सेट में क्या होगा, मोर देन कितना एलिमेंट होना चाहिए, n एलिमेंट्स। तो आपको पता होगा 2 to the पावर 2n plus 1 ये बनता कैसे है, 2 to the पावर n बनता कैसे है, n में से 0 लिया, n में से 1 लिया, n में से 2 लिया, n में से 3 लिया, इसी तरीके से n में से n हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो आता है वो 2 to the पावर n आ जाता है, इफ़ n सेट हैज़ क्या, n एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें क्या रहा होगा, इसमें क्या हुआ होगा एक्चुअल में, समझो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितना सेट कंटेन कर रहा है एलिमेंट्स, 2n plus 1। तो हमने क्या किया होगा, 2n plus 1 c 0 लिया होगा, करेक्ट। अगेन 2n plus 1 में से 1 लिया होगा, सिमिलरली 2n plus 1 से 2 लिया होगा और इसी तरीके से ये चलता रहा होगा। फिर कहीं ऐसा आएगा 2n plus 1 c से हम लोग क्या करेंगे, n ले लिए होंगे और ठीक उसी तरीके से 2n plus 1 c से n plus 1 लिए होंगे, इस तरीके से फिर आगे बढ़ते गए होंगे और 2n plus 1 c 2n लिए होंगे और लास्ट में 2n plus 1 c 2n plus 1 कलेक्ट किए होंगे, तो यही जा कर के क्या बना होगा, 2 raised to the पावर 2n plus 1, करेक्ट। इतना समझ में आया।
तो जब हम लोग इस तरह का सिलेक्शन किए होंगे तो ही जा कर के 2 to the power 2n+1 ये आया होगा। डन है। अब इसमें से आप यदि ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR इक्वल्स NCn-R, NCR इक्वल्स NCn-R, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2n+1 C0 एग्जैक्टली किसके इक्वल रहा होगा, 2n+1 C 2n+1। तो इसको यदि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जोड़ दें, मतलब n तक हम यहाँ से लेकर के आधा, यही हुआ n, और इसके बाद यदि रिवर्स करके हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, फिर जो हमारा दिस वन इसके पहले वाले के इक्वल होगा। तो इस तरीके से यदि हम ऐड कर देंगे तो इनकी वैल्यू यदि x है, इतना दूर की वैल्यू यदि x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने n मान लिया, तो यहाँ से यहाँ भी क्या रहा होगा, n ही रहा होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, यदि आपने ऐड करना स्टार्ट किया 2n+1 C0 अगेन 2n+1 C1, ऐसे करके लास्ट तक आप कहाँ तक जाएंगे, 2n+1 C 2n, तो ये भी तो n ही होगा, करेक्ट। अगेन हमने क्या किया, फिर 2nCn+1 और वहाँ पर क्या है 2n+1, तो हमने इसको ऐसे ऐड किया 2n+1 Cn+1, फिर से 2n+1 Cn+2, इसी तरीके से ये जाएगा और लास्ट कहाँ तक होगा बेटा, 2n+1 C 2n+1, और ये भी किसके इक्वल होगा, n के। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे ना। 2n+1 C0 किसके इक्वल होगा, 2n+1 C 2n+1, करेक्ट। तो इन दोनों को यदि हमने ऐड किया, इन दोनों को यदि ऐड किया तो उस साइड तो हो जाएगा 2n, और ये तो टोटल ऐड होकर के कितना आएगा, 2 to the power 2n+1। इतना समझ में आया? सो दिस इज नथिंग बट 2 into n। तो हमें तो n ही फाइंड करना था, तो n कितना आ जाएगा, 2 to the power 2n+1/2, दैट इज 2 raised to the power of कितना आ गया, 2n। तो जो n है, अब देखो इसमें ही क्या है, n से ज़्यादा एलिमेंट है, n+1 n+2 से लेकर के 2n+1, तो एक n हमने फाइंड कर लिया, तो दैट इज़ द आंसर। तो ये देख लो आप कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2 raised to the power 2n। तो 2 raised to the power 2n इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 to the power 2n, करेक्ट है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट R such that A to A is the set of all children in family such that X relation Y implies X is brother of Y where XY belongs to A, then relation is। ओके, हमें ये नेचर्स ऑफ रिलेशन बताने, ठीक है बेटा। तो देखो, यदि हम लोग ये कहें कि R such that A to A है, तो मान लो यदि X है तो X खुद का ब्रदर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या नहीं हो पाएगा, अपना रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाया, है ना, खुद का कोई खुद ब्रदर कैसे होगा। और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि मान लो कि X जो है वो Y का ब्रदर है, ठीक है ना, X Y का ब्रदर है, X जो है वो Y का ब्रदर है, डन ना। तो Y जो है वो Z का ब्रदर है, ठीक है ना, ऐसा। तो X Z का ब्रदर होगा, सोचो X यदि Y का ब्रदर है, X Y का ब्रदर है और Y Z का ब्रदर है, तो X और Z क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, ट्रांजिटिव दिख रहा है। अच्छा, सिमेट्री की भी चेक करना है ना, ऑप्शन में है। तो सिमेट्रिसिटी, जैसे X Y का ब्रदर है, करेक्ट, तो Y भी X का ब्रदर हो, ये कैसे हम लोग
कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। जैसे क्या है कि मान लो y यदि मेल हुआ और x कुछ भी है, करेक्ट ना, तो y जो होगा वो x का ब्रदर हो जाएगा इस केस में। यदि y जो है वो फीमेल हुआ तो हम ये पक्का नहीं कर सकते कि y भी x का क्या होगा, ब्रदर होगा। यदि x y का ब्रदर है तो y सिस्टर भी हो सकती है ना उसको। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक तो नहीं हो रहा है। तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। सो ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि x यदि y का ब्रदर के साथ रिलेशन है और y का रिलेशन z के साथ ब्रदर का है, तो क्या हो जाएगा, x रिलेशन टू z, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिंपल ना। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव ही हो पाएगा बेटा। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज़ द ट्रांजिटिव। ओके, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 इफ z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इक्वल्स 0, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 इज, ये हमें बताना है। करेक्ट। तो देखो, हम यदि लेट कर लें, लेट z1 इक्वल्स x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इक्वल्स x2 प्लस आयोटा y2, तो हमें एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2। करेक्ट ना। तो क्या हुआ होगा, आप समझो कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 आप क्या लिखे होंगे, tan इनवर्स ऑफ क्या, y1 बाय x1, करेक्ट ना, माइनस में tan इनवर्स कितना, y2 बाय x2। ठीक है, करेक्ट। तो इसको मैं एक फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, tan इनवर्स y1 बाय x1 माइनस y2 बाय x2, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस y1 बाय x1 इंटू y2 बाय x2। करेक्ट। इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इज़ नथिंग बट tan इनवर्स, यदि आपने एलसीएम लिया तो ये क्या होगा, x2 y1 माइनस x1 y2 बाय क्या, x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस y1 y2। करेक्ट है। तो यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। क्लियर। तो इसी को फाइंड करने के लिए इसने रिलेशन दे रखा है कि z1 z2 का बार प्लस z1 बार z2 इक्वल्स 0। ठीक है ना। तो देखते हैं इसको। तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इक्वल्स में 0। करेक्ट ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें हमने दोनों तरफ बार ले लिया, तो z1 z2 का बार प्लस z1 बार z2, तो दोनों तरफ यदि आप बार ले लेंगे तो 0 का रियल नंबर का तो 0 ही होगा। तो ये बन जाएगा z1 बार z2 प्लस z1 z2 बार इक्वल्स 0। अब आप इसको अपने मन में z बोलो तो ये उसका बार ही लिखा हुआ है, देख लो, क्योंकि इसका बार लोगे तो ये आ जाएगा। तो आप याद करो फॉर्मूला कि z प्लस z बार ये कितना होता था, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ऐसा। करेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, z प्लस z बार इक्वल्स नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ, अब z की जगह क्या है हमारे पास, z1 बार z2, ये कितना दिया हुआ है, 0। करेक्ट। तो अब देखना ध्यान से, तो हमारे पास ये आ गया कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 इक्वल्स 0, z1 बार z2 इक्वल्स 0। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज z1 बार z2 जो रहा होगा दैट इज क्या, इज प्योरली इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि उसका रियल पार्ट 0 है। इतना समझ में आ गया होगा। करेक्ट है, डन।
तो Z1 हमने लिया क्या था, x1 प्लस आयोटा y1, तो हम इसको क्या करेंगे, x1 माइनस आयोटा y1, डन है ना, और ये आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। इसको फाइंड कर लेते हैं, दैट इज Z1 बार Z2 इक्वल्स, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x1 x2 यहाँ से मुझे दिख गया, x1 x2 मल्टीप्लाई कर दिए तो y1 y2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस में माइनस में x2 y1, ये आ गया। बट हम लोग क्या जानते हैं, Z1 बार और ये Z2, हम लोग जानते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 ये क्या है, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 x2 प्लस y1 y2 क्या रहा होगा, 0, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ दिस वन इक्वल्स 0। तो यहाँ से आ गया x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स 0। इसका हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ, यहाँ पे देख लो, जो हमें फाइंड करना था, इसमें देखो x1 x2 प्लस y1 y2, तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर उसका 0 हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x1 y2 माइनस y1 x2 बाय 0। कहाँ से, ये वाला पार्ट 0 रख दिया, तो ये दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ कितना, पाई बाय tan इनवर्स इन्फिनिटी, द आंसर इज नथिंग बट पाई बाय 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, द ऑप्शन इज पाई बाय 2, विच ऑप्शन इट इज, द ऑप्शन सी, करेक्ट। सो दिस इज योर आंसर, ओके। सो दिस इज आवर answer of this question, that is the pi by 2, correct। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a and b are real numbers between 0 and 1 such that the points z1 equals a plus iota, z2 equals 1 plus b iota plus and z3 equals 0 form an equilateral triangle, then हमें पूछा जा रहा है a और b की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो देखो, यदि z1 z2 z3 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका रिलेशन आपको याद रखना चाहिए कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर क्या होगा, Z1 Z2 Z3 और Z3 Z1, ये आपको याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि बन रहा है तो, ओके। अब देखो ध्यान से कि Z1 Z2 Z3, Z1 तो हमें दे ही दिया है, तो A प्लस क्या है, आयोटा, इसका स्क्वायर प्लस Z2 हम रखेंगे 1 प्लस बी आयोटा, इसका स्क्वायर, और Z3 तो 0 ही है, तो हमें फिर Z1 इंटू Z2 करना पड़ेगा, तो Z1 इज़ A प्लस आयोटा और Z2 इज़ 1 प्लस बी आयोटा, करेक्ट। अच्छा, आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं, Z3 दोनों में है तो 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लिया, तो दिस इज़ A स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a आयोटा, दिस इज 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b आयोटा इक्वल्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो a माइनस बी और आयोटा टाइम्स कितना आ जाएगा, a प्लस ए बी आयोटा और फिर कितना आ जाएगा, आयोटा, तो आयोटा आ जाएगा ए बी प्लस में 1 और यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस में b, करेक्ट है। चेक कर लेते हैं, ए बी आयोटा, देन आयोटा, करेक्ट, और देन आयोटा स्क्वायर इंटू बी, तो ए माइनस बी प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस ए बी, करेक्ट। अब देखिए हमें क्या करना होगा, रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 1 और 1 कैंसिल हो गया, और प्लस में कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू आयोटा, ये लेफ्ट साइड आ रहा है, और राइट साइड आ रहा है ए माइनस बी प्लस आयोटा टाइम्स 1 प्लस ए बी, ठीक है बच्चा।
यदि हमने इमेजिनरी रियल पार्ट को कंपेयर किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स कितना मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें ए माइनस बी, देख लो। हाँ, और 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी मिलेगा 1 प्लस ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी मिलेगा 1 प्लस ए बी। तो यहीं से हमें इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, ए एंड बी की वैल्यू। ओके, तो देखो अब यहाँ से ए माइनस बी इसको लिख लिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए माइनस बी। तो सॉल्व कर लिया तो a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स 0। तो a इक्वल्स बी आ गया नंबर 1। दूसरा क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स 1। तो हमारे पास दो केसेस है, ठीक है बेटा। तो यही दो केसेस को यूज़ करेंगे। तो हमने पहला ले लिया व्हेन a इक्वल्स बी। तो जब a इक्वल्स बी होगा ना तो 2 में रख दो a की जगह b, तो यहाँ आ जाएगा 2a इंटू 2 ना, a की जगह b रख देंगे तो 2a हो जाएगा एंड दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर। तो सॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 1 इक्वल्स 0। इनके रूट्स निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा a इक्वल्स 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस में 4, करेक्ट है ना, बाय 2a। 2 से डिवाइड कर दिया, सो 4 प्लस माइनस ये कितना आ गया 16 माइनस 4 दैट इज 12। 12 का रूट आ जाएगा 2 रूट 3 और बाय आ गया 2। 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 प्लस माइनस में कितना आ गया बच्चा, रूट 3। सो दिस इज a। तो a की दो वैल्यू यहाँ से आ रही है 2 प्लस रूट 3 और a आ रही है 2 माइनस रूट 3। तो हम लोग क्या यहाँ पे रख देते हैं, a इक्वल्स b था तो इसीलिए b भी कितना आ गया 2 प्लस रूट 3। इस केस में a इक्वल्स b था और b भी कितना आ गया 2 माइनस रूट 3, करेक्ट। तो यहाँ से a और b की ये वाली सेट आ गई। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स 1 है, करेक्ट ना। तो b इक्वल्स 1 माइनस a हो जाएगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, b इक्वल्स 1 माइनस a इसमें पुट कर दिया, तो a इक्वल्स b और b इक्वल्स 1 माइनस a यहाँ पे 2 में, तो 2 टाइम्स ऑफ a और b इक्वल्स 1 माइनस a, करेक्ट। दिस इज इक्वल्स 1 प्लस a इंटू 1 माइनस a। इस वाले केस को लिया यहाँ पर व्हेन a प्लस बी इक्वल्स 1। इसको यूज़ किया हमने 2 में पुट करके। तो क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते, a कैंसिल, सो 2 इक्वल्स 1 प्लस a माइनस में a स्क्वायर लेफ्ट ले लिया, a स्क्वायर माइनस a प्लस में 1 इक्वल्स 0। अब आप देखोगे तो यहाँ a जो है ना, a बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर। अब देख लो ध्यान से, क्योंकि d लेस देन 0 आ रहा है, तो जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो a और b की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, रियल है 0 से 1 के बीच का। तो अब यदि a और b 0 से 1 के बीच का है तो यहाँ से तो कोई a निकला ही नहीं, तो a यदि कोई रियल नहीं निकला तो b भी नहीं आया कुछ यहाँ से, तो जो आएगा इसके अंदर ही आएगा। और a और b के बारे में क्या बोला है कि 0 से 1 है, तो देख लो 2 प्लस रूट 3 तो ज़्यादा हो गया ना, 0 से 1 नहीं आएगा, तो ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। तो इसलिए फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है, फाइनल आंसर इज a इक्वल्स 2 माइनस रूट 3 एंड b इक्वल्स 2 माइनस रूट 3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, a इक्वल्स b 2 प्लस रूट 3, a इक्वल्स b इक्वल्स 2 माइनस रूट 3। तो आपका आ रहा है सेकेंड ऑप्शन, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, ए बीटा गामा इक्वल्स 1 माइनस अल्फा, देन बी क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब माइनस 6 बीटा क्यूब माइनस 8 गामा क्यूब इज इक्वल टू। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है इसका, यदि हमें कहीं से अल्फा बीटा गामा मिल गया और ए बी सी मिल गया तो दैट इज़ द क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा, करेक्ट ना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा इज द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसके,
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। इनके कितने रूट्स हैं? अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा ये रूट्स दिया हुआ है। फिर बीटा गामा 1 और माइनस अल्फ़ा इक्वल्स भी 1, करेक्ट ना? तो हमारे पास दिया हुआ है बीटा गामा, ये भी दिया हुआ है 1 और माइनस अल्फ़ा इक्वल्स 1। तो अल्फ़ा कितना आ गया? -1। तो हम अल्फ़ा इसमें पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा की जगह -1 रख दिया, चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फ़ा की जगह हमने -1 रख दिया, तो -1 और आ जाएगा -b प्लस सी इक्वल्स 0। तो इसको जैसे ही पुट किया तो -1 - b प्लस सी इक्वल्स 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है अपना, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? हमें ये फाइंड करना है, करेक्ट है। तो अब देखो, आपको ना कंडीशंस तो याद रखनी ही चाहिए बेटा। यदि ये क्यूबिक है और इनके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है तो क्या क्या लिख सकते हैं हम? सम ऑफ द रूट्स -b/a होगा। फिर दो के प्रोडक्ट का अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा कितना होगा? c/a। तो -b/a, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर, तो वो तो है ही नहीं, वो कितना आ गया? 0 आ गया। और दो के प्रोडक्ट का सम आ जाएगा -b, और तीन के प्रोडक्ट का, तीनों के रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा? -b/a, c/a और -d/a, तो -c आ जाएगा, करेक्ट। तो अब देख लेते हैं क्या क्या इसका हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, अल्फ़ा -1 है और बीटा गामा 1 है, तो इसको यदि हम यहाँ चिपका दें तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फ़ा बीटा गामा की जगह 1 रख दिया और अल्फ़ा की जगह -1 रख दिया, तो c की वैल्यू 1 आ गई। c यदि 1 आ गया तो b कितना आ गया? इसलिए b इक्वल्स 0, सॉरी, c इक्वल्स कितना आया था? c इक्वल्स 1। तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो 1 1 कैंसिल, हाँ, तो b इक्वल्स 0। तो सॉरी, हमारे पास क्या क्या आ गया? c इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0, करेक्ट ना? तो c इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमें अल्फ़ा बीटा गामा चाहिए, तो इसमें रख दें c इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0। तो इक्वेशन जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो कैसा बनेगा बेटा? b की जगह 0 और c की जगह 1, तो ये बन जाएगा x³ + 1 = 0। अब आपको पता है ये क्यूबिक रूट में जाएगा, तो क्यूबिक रूट आप पढ़े होंगे कि इसका एक रूट तो -1 होगा, दूसरा -ओमेगा और तीसरा क्या होगा? -ओमेगा²। तो -1 तो अल्फ़ा है, इसको बीटा मान लिया और ये हमारा गामा हो जाएगा, करेक्ट ना? तो अब हमें जो फाइंड करना था उसको मैं लिख रहा हूँ। हमें क्या फाइंड करना था? b³, तो b तो 0 है तो ये 0 आ गया, प्लस में 2c³, c 1 है, माइनस में 3 अल्फ़ा³, अल्फ़ा है कितना मेरे पास? -1 का क्यूब, और 6 × बीटा³, तो बीटा कितना है? -ओमेगा, इसका क्यूब, करेक्ट। और -8 गामा³, गामा कितना है? -ओमेगा² का क्यूब, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो 2 आ गया और प्लस में 3 आ गया, -1 था यहाँ पे, और यहाँ से माइनस आएगा तो ये प्लस में 6 ओमेगा³ हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आएगा तो प्लस में 8 ओमेगा का पावर 6 हो जाएगा, करेक्ट। अब आपको मालूम ही होगा ओमेगा³ 1, तो ओमेगा6 भी कितना? 1 आ जाएगा, ओमेगा का पावर 6। तो टोटल जो वैल्यू आ रही है 2 + 3 + 6 + 8, तो इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। 14 + 1 19, विच ऑप्शन इज? डी ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ sin 10 डिग्री, sin 20 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस ... और sin 360 डिग्री इज इक्वल टू। ओके, तो देखो आपको ये सीरीज़ तो याद ही होगा ना कि यहाँ पर sin 10 डिग्री है तो हम लोग इसको a कह देते हैं, तो ये क्या बन रहा है? 10 + 1 × 10 डिग्री, याद होगा। फिर 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 डिग्री + 2 × 10 डिग्री, समझ में आया?
तो ये बन रहा है वो सीरीज जो था साइन a प्लस 2b प्लस a प्लस 3 इंटू बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ऐसा करके। तो यहाँ से फिर से गए तो 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 प्लस 35 इंटू क्या 10 डिग्री, करेक्ट है ना। तो टोटल नंबर ऑफ n कितना है इसमें, तो ये 1 से स्टार्ट होके 35 और एक 10 अकेला तो 36। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन n इंटू थीटा बाई 2 या n इंटू ए बाई 2, तो 10 इंटू n इंटू ए बाई 2, तो 35 इंटू 10 बाई क्या 2, इतना समझ में आया, बाय क्या साइन n बाई 2 सॉरी थीटा बाई 2, तो या a बाई 2, तो 10 इंटू साइन में क्या होता है a कितना है 10 डिग्री, प्लस में n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू जो हमारा थीटा था n माइनस 1 बाई 2 इंटू a, करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये 5 टाइम्स में चला गया और ये इतना, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है, साइन 35 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 34, तो 17 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन में आ जाएगा हमारे पास कितना 350, तो ये आ जाएगा 5, तो टोटल आ गया 350 ना, तो 35 इंटू 5 डिग्री ऐसा कुछ आएगा बाय साइन 5 डिग्री, करेक्ट है, इंटू साइन में आ गया 10 डिग्री, प्लस में कितना आ गया ये टोटल आ गया 35 माइनस 1, तो आ गया 34 बाई 2 दैट इज 17, तो 170 डिग्री ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये टोटल कितना आ गया 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री अकेले ज़ीरो होता है, तो इन सब को क्या कर देगा ये जीरो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, समझ में आया। साइन 10 डिग्री और 35 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 34, तो 17 इंटू 10, तो 170 प्लस 10 पहले से, तो 180, तो 180 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन 180 जीरो, तो ये टोटल को जीरो कर देगा, दैट इज आंसर इज जीरो। तो ये सीरीज़ का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स 2 पाई देन 10 के बीच में ये रिलेशन बताना है अपने को, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 पाई दिया हुआ है और लेकिन हमें हाफ एंगल में लाना है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे ना, जो गिवन है ना इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 बच्चा कितना हो जाएगा पाई, नहीं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। तो फिर से यदि ध्यान से देखें इसको, तो ये है अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 इक्वल्स पाई। अब सभी जगह 10 दिख रहा है, तो हमने इसमें दोनों साइड 10 ले लिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 10 ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 इक्वल्स में कितना आ गया 10 पाई। 10 पाई जीरो ही होता है, ये अपने को मालूम है। अब 10 का ना ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद होगा तो कितना होगा 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी गामा बाई 2 माइनस में 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी इंटू 10 सी माइनस में 10 सी इंटू 10 ए इक्वल्स कितना 0। तो अब यदि इसको 0 करेंगे तो ये वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो कितना आएगा दिस इक्वल्स में दिस। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 10 अल्फ़ा बाई 2 10 बीटा बाई 10 गामा, पहला ही ऑप्शन आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ Tn बी द nth टर्म ऑफ एन AP एंड T7 इक्वल्स 9 then the value of the common difference that would make T1 T2 T7 लिस्ट। अच्छा, तो ध्यान रखना है किसी भी AP का Tn टर्म कैसा लिखते हैं हम लोग, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
जिसमें पहला ये फर्स्ट टर्म हो गया एंड दिस इज़ कॉमन डिफरेंस, इतना तो आपको आता ही। तो T9 हम कैसे लिखें, क्या क्या लिखना है मुझे, T1, तो इसलिए T1 कितना आ जाएगा बेटा, तो A ही है। और क्या चाहिए T2 कितना लिखेंगे A प्लस डी। अच्छा T7 कितना लिखेंगे A प्लस 6D, करेक्ट है। और T7 तो अपने को 9 दिया हुआ है, मतलब 9 इक्वल्स A प्लस 6D दिया हुआ है, करेक्ट है। तो यहाँ से यदि हम A निकालेंगे तो 9 माइनस 6D हो जाएगा, डन ना। तो हमें अब करना क्या है, इसने क्या बोला है कि हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है जब T1 T2 T7 लिस्ट हो, करेक्ट। तो T1 इंटू T2 इंटू T7 इसको फाइंड करते हैं। T1 कितना है बेटा, A है हमारे पास, तो A। और T2 कितना है हमारे पास, T1 T2 है A प्लस डी। और क्या है T7 कितना है A प्लस 6D, तो A प्लस 6D, करेक्ट है ना। इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, तो हमारे पास जो A है दैट इज़ 9 माइनस 6D, तो 9 माइनस 6D। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किस पे फोकस करना है, कॉमन डिफरेंस पे, तो 9 माइनस 6D, ओके। और क्या चाहिए, और A प्लस डी, तो सभी A को रिप्लेस ही कर देते हैं ना, 9 माइनस 6D प्लस में D, और 9 माइनस 6D प्लस में 6D। सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज़ 9 माइनस 6D, और ये चला गया तो 9 माइनस 5D, D कट गया 6D, तो 9, तो ये तो 9 ही हो गया। अच्छा, इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 माइनस 2D, और यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 5D। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज़ 27, और इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ 27, माइनस में कितना आ गया 15D, और माइनस में आ गया उधर कितना 18D, तो 15 और 18 33D आ गया, और प्लस में आ गया 10D स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको ठीक से लिख लो, सही से लिख लेते हैं इसको। सो नथिंग बट T1 T2 T7, तो हमारे पास आ गया T1 T2 T7 इज नथिंग बट 27 मल्टीप्लाइड बाय 10D स्क्वायर, 10D स्क्वायर माइनस 33D, है ना, प्लस में 27, प्लस में 27। अब देखो ये किस में है ना, D में क्वाड्रेटिक है, हमें चाहिए ये मिनिमम। तो आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 है और a हमारा पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू ऐसा अगर ग्राफ होगा तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, x इक्वल्स माइनस बी बाई 2a पर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस डी बाई 4a, करेक्ट ना। और कहाँ पर होती है माइनस बी बाई 2a पर, करेक्ट ना। तो अपने को क्या चाहिए, T1 T2 T7 जहाँ मिनिमम हो वहाँ पर D क्या चाहिए ना, D, इसलिए इसमें कन्वर्ट किया था। तो 4 T1 इंटू T2 इंटू T7 मिनिमम क्या होगा, D कहाँ पे होगा, x इक्वल्स माइनस बी बाई 2a, तो इसलिए x की जगह यहाँ पे क्या है D क्या होगा माइनस b, क्या होगा माइनस माइनस 37 ना 33 माइनस b बाई 2a, 2 इंटू a, तो a कितना है हमारे पास, कितना आ गया 10, तो 33 बाई 10, तो इसको यदि हम लोग कट करेंगे तो कितना आ रहा है देख लेते हैं, 33 बाई 20, हाँ टोटल कितना आ रहा है हमारा 33 बाई 20 हमारा ऑप्शन में ऑलरेडी है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन था हमारा 33 बाई 20, दैट इज़ द बी ऑप्शन, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें यही कंसेप्ट था, आपको ये ध्यान रखना था D में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक। और ये मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम होता कहाँ पे है, उसके वर्टेक्स पे होता है, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक का D स्क्वायर है उसका क्या है वो पॉजिटिव है, करेक्ट ना। तो देखो लेट x1 x2 x3 x20 बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ x1 इक्वल्स 3 एंड द कॉमन रेशियो इज 1/2, ओके।
A new data is constructed replacing each xi by xi minus iota का whole square. If x bar is the mean of the new data, then the greatest integer less than or equal to x bar. मतलब हमें क्या फाइंड करना है फाइनली, x बार का बॉक्स, ये हमें फाइंड करना है, न्यू डाटा जो आएगा उसका मीन। तो देखो x1 दिया हुआ है 3 और x1 x2 x20 तक, ये कितना है हमारे पास, जीपी में है, जीपी में है तो फर्स्ट टर्म हमें कितना आ रहा है, x1 दिया हुआ है 3 और कॉमन रेशियो r मान लो वो दिया हुआ 1/2। तो यदि हमें इसका xi लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल nth टर्म यदि लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, तो xi यदि मुझे टोटल ही लिखना होगा लास्ट तक तो कितना होगा, a इंटू आर रेज टू द पावर i माइनस 1। तो a आ गया 3, r आ गया 1/2, आयोटा माइनस 1, आयोटा से i माइनस 1, करेक्ट ना। तो ये हमें xi मिल जाएगा, करेक्ट। अब क्या किया गया है कि जो भी xi था ना उसको रिप्लेस कर दिया किससे, xi माइनस आयोटा का होल स्क्वायर से। मतलब ये हुआ कि ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले सिग्मा xi था, अब क्या हो जाएगा, सिग्मा कितना टर्म है हमारा, i इक्वल्स 1 से 20 तक। अब जो होगा हर एक xi को ना रिप्लेस कर दिया किससे, xi माइनस i के होल स्क्वायर से। तो जब हम इसका समेशन निकालेंगे तो i इक्वल्स 1 से 20, इसको सॉल्व कर लिया तो xi का स्क्वायर, ओके, प्लस में i का स्क्वायर माइनस में 2xi इंटू xi, करेक्ट है ना। ये आ जाएगा, अब सिग्मा अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, करेक्ट। तो सिग्मा i इक्वल्स 1 से 20 और ये आ जाएगा xi का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, सिग्मा i इक्वल्स 1 से 20 i का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 और सिग्मा i इक्वल्स 1 से 20 और ये आ जाएगा xi इंटू आई, करेक्ट है। अब आप देखो ये भी आसानी से निकाल सकते हो, क्या है, i इक्वल्स 1 से 20, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ये क्या जीपी है, कहाँ से, x1 x2 x3 यहाँ से निकाल लोगे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, यहाँ से आ जाएगा। तो यदि मैं इसको s1 कह दूँ, इसको s2 कह दूँ और इसको सम 3 कह दूँ, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, करेक्ट, सिंपल। s1 s2 s3 इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे ना सर, जीपी वगैरह आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x बार, तो x बार तो न्यू डाटा का चाहिए, तो x बार क्या होगा, ये सिग्मा टोटल, सिग्मा i इक्वल्स 1 से 20 इंटू xi माइनस क्या, i का स्क्वायर, तो x बार कितना नीचे आ जाएगा 20, करेक्ट। अब मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर, ये हो जाएगा s1 प्लस में हो जाएगा s2 और माइनस में कितना 2s3 बाई 20। इसको सॉल्व करके आ जाएगा x बार कुछ ना कुछ, यहाँ जो नंबर आएगा उसका क्या करेंगे, बॉक्स ले लेंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो यू विल गेट 142 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 2 सेम एंड 2 डिफरेंट लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन इज, ओके। तो देखो कॉम्बिनेशन में बेटा डिफरेंट वर्ड कितना है वो हमें ध्यान देना है, डिफरेंट वर्ड कितना है, तो हमारे पास C आ रहा है, उसके बाद M आ रहा है, उसके बाद B आ रहा है, उसके बाद A आ रहा है, उसके बाद T आ रहा है, तो ये सब जो है 1 है। अब रिपीट कौन कर रहा है, रिपीट कर रहा है O 2 टाइम्स है, ओके। O के बाद N 2 टाइम्स है, I 2 टाइम्स है और N भी क्या है 2 टाइम्स है, करेक्ट ना, 2 2 डन है। तो अब देखो हमें क्या कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स
विच कैन बी फाउंड बाय टेकिंग टू सेम लेना है और टू डिफरेंट लेना है, ठीक है ना। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इतना, तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, तो सिंपल है, टोटल 1 2 3 4 5 और इधर आ गया 6, तो 6 5 11 और इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ टोटल 11, तो काउंटिंग हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमें यदि सेम लेना है तो इसी तीन में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो जो टोटल नंबर होगा वो 3C1, इसमें से कोई एक ले लिया। तो जब आपने इसमें से कोई एक लिया तो कोई एक क्या होगा, छूट जाएगा, करेक्ट। तो टोटल इधर 5 और इधर 2 और, तो 7 हो जाएगा। तो उसमें से कोई क्या करो, 2 चूज़ कर लो, ठीक है ना। 3C1 में 2 आ गया और 7C2, तो टोटल आपके पास कितने आ गए, 4 लेटर आ गए। अब ऐसा करते समय क्या होगा, ये 2 और इसमें भी 2, तो कितना आ गया 4। ये आपस में भी अरेंज होगा कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल, और ये जो सेम वाला है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 3C1 तो 3 ही हो गया, और 7C2 इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, करेक्ट ना। इंटू आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई कितना, 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिया तो 3 इंटू ये आ गया 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 2, और यहाँ मल्टीप्लाइड होके आ गया 4 इंटू 3। तो इसको अगेन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। तो टोटल जो आ रहा है दैट इज आ रहा है कितना, 6 इंटू 6, टोटल आ रहा है 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, और यहाँ आ गया 6। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो टोटल आ रहा है कितना, ये 21 इंटू 36। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और 30 72, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 21 इंटू 36, तो एक बार में कितना आ जाएगा 36, तो 6 आ गया, और 72 और 6 आ जाएगा इतना। तो ऐसे कर लो ना, ज़्यादा अच्छा है। 36 हो गया और ये आ जाएगा 72, तो 756, कितना आ रहा है 756। तो विच ऑप्शन इट इज़, ऑप्शन ए। सो दिस इज़ नथिंग बट द आंसर ऑफ दिस योर क्वेश्चन, ओके। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप चूज़ करते हो इस तरह से 3C1, तो इसमें यहाँ रिपीट होता है तो उसको आपको ख़त्म करना है, अदरवाइज क्या होगा, ओवर काउंटिंग चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A scientist is weighing each of 30 fishes. Their mean weight worked out is 30 gram and a standard deviation of 2 gram. Later it was found that the measuring scale was misaligned and always underreported every fish weight by 2 gram. The correct mean and the standard deviation in gram of fishes are respectively. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं लग रहा। साइंटिस्ट वेट कर रहा है 30 फिशेस, ओके। देयर मीन वेट आ रहा है कितना, 30 ग्राम। तो पहले जो कर रहा है उसका मीन वेट आ रहा है कितना, 30 ग्राम, करेक्ट ना। अब क्या कर रहा है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है इसका, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट 2 ग्राम। अब इसको, अब स्केल देखा कि ये मिस अलाइंड है, तो क्या हो रहा है, ऑलवेज अंडर रिपोर्टेड एवरी फिश वेट बाय 2 ग्राम। तो मीन वेट यदि पहले 30 है और हर एक फिश का आप 2 ग्राम से बढ़ा दोगे, तो आपको तो पता ही है ना कि जो ओवरऑल मीन वेट होगा वो चेंज हो जाएगा, कितना से उतना से ही। तो जो न्यू मीन वेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है ना। बट स्टैंडर्ड डिविएशन एडिशन से क्या इंडिपेंडेंट होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो अभी भी न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो भी कितना रहेगा, 2 ग्राम ही रहेगा। तो इन दोनों का ही पूछा है आंसर, तो 32 कितना 32,2 आ रहा है, 32,4 ये।
आपका पहला आंसर आ जाएगा 32,2। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रेक्टेंगल ABCD is inscribed in a circle with a diameter laying along the line 3y = x + 10. If A and B are the points -6, 7 and 4 respectively, find the area of the rectangle. Okay. तो देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स क्या होगा, AB इंटू दो साइड का ना, पैरेलल साइड का मल्टीपल, AB इंटू क्या, AD। अब AB तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है। तो AB हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, AB इक्वल्स नथिंग बट 4 + 6 तो 10 का स्क्वायर प्लस में 7 - 0, तो ये 10 ही आ गया। तो दिस इज़ 10 इंटू कितना, AD। अब हमें किसी भी तरीके से AD फाइंड करना है, करेक्ट ना। तो देखो AD के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ध्यान से देखो, उसने बोला है कि डायमीटर जो है अलोंग दिस लाइन है, दिस लाइन। इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो डायमीटर हमारा इस लाइन के अकॉर्डिंग है। तो डायमीटर यहाँ से कहीं से पास करेगा। अब 4,7 रख के देख लो, राइट साइड हमने 4 रख दिया तो 14, इधर 21, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ जाएगा डायमीटर, ठीक है ना, इस पॉइंट से पास नहीं करेगा, करेक्ट। यदि ये डायमीटर है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको दो भाग में डिवाइड करेगा इक्वल में। अपने को क्या चाहिए बेटा, 10 इंटू AD। तो AD क्या होगा, AD दिस वन, AD क्या होगा, इसी का 2 गुना, क्योंकि सिमेट्री होता है ना। तो इस पॉइंट को हमने n मान लिया, तो n का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये तो इक्वल डिवाइड करेगा। तो -6 + 4 तो -2/2 दैट इज़ -1, और 7 + 7 तो ये आ जाएगा 7, करेक्ट है। तो यदि ये डायमीटर है और ये कॉर्ड हो जाएगा उसका AB, और n जो होगा ON वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो सेंटर का यदि कोऑर्डिनेट हम लोग देखें तो यही x कोऑर्डिनेट जो वही होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट, h = -1। तो जो सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट आ गया वो h, k दैट इज़ -1। तो अब h, k इस लाइन पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू कितना आ गया, k इक्वल्स कितना, h + 10, करेक्ट। अब h हमारा है कितना, -1, -1 + 10 तो ये आ गया कितना, माइनस, तो ये आ गया 9, तो 3k इक्वल्स 9, तो k कितना आ गया, 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया ना -1, 3, मतलब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है। हमें क्या फाइंड करना था, ON, तो अब ON बहुत इजीली निकल जाएगा, इसलिए ON क्या आ जाएगा, ON कैलकुलेट करते 1 - 1 ये तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस कितना 3 - 7 तो 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं 4 का स्क्वायर ना, 1 - 1 तो कैंसिल ही हो गया, और 7 - 3 तो 4 का स्क्वायर आ गया, करेक्ट ना। तो ON इज़ नथिंग बट 4। तो जो हमारा AD आएगा ना बेटा, AD कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ON। इतना समझ में आया कि नहीं, AD जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ON, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 दैट इज़ आ गया 8। तो टोटल कितना आ रहा है, AD कितना आ रहा है 8। तो यहाँ चिपका देंगे 10 इंटू 8 तो कितना आ गया 80 स्क्वायर यूनिट आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 40 80, हाँ बी ऑप्शन इज योर आंसर, करेक्ट। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ellipse x square plus 4y square equals 4 is inscribed in a rectangle aligned with the coordinate axis, which is turned in inscribed in another ellipse that passes through the point 4, 0 and then equation of the ellipse is। तो इसको ध्यान से यदि हम लोग देखें तो the ellipse is 4x square, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए ना। तो हमारा जो ellipse है कितना दिया हुआ है 4x square प्लस 4y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल्स कितना दिया हुआ है, इक्वल्स में 4। और क्या कर रहा है, इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल अलाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, विच इज टर्न इन इंस्क्राइब्ड इन अनदर इलिप्स दैट पासेस थ्रू 4, 0, करेक्ट, ठीक है।
तो देखो क्या कह रहा है ये, पहले तो आप ना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, यहाँ पर एक एलिप्स बना दो, ओके, और इंस्क्राइब्ड इन अ किस में बोला है, इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल अलाइंड, और तो रेक्टेंगल है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल में इंस्क्राइब करा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, डन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब वो भी एक अनदर उसके अंदर है, यदि आप देखो तो क्या बोल रहे हैं, inscribed which is turned inscribed in another ellipse that passes through 4,0, ओके। तो ये तो हो ही गया। अब ये एक अदर एलिप्स में है, मैनेज कर लेना, ये अपना एलिप्स ही है, बहुत ही गंदा एलिप्स बना, उसका रीजन है कि रेक्टेंगल हमारा प्रॉपर चलेगा, ठीक है ना, जो कि 4,0 से पास हो रहा है। अब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है हमें ये वाला इक्वेशन, तो हमें इस वाले एलिप्स का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, करेक्ट। और ये 4,0 से पास भी हो रहा है, ये भी देखना है। तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट और ये y, दिस इज 0। तो इसको ठीक से पहले लिख लो, x²/4 प्लस में कितना है y²/1 इक्वल्स में 1। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, और y²/1 इक्वल्स 1। तो ये आ गया। यदि आप ध्यान से देखो पहले वाले एलिप्स का मेजर एक्सिस देखोगे तो ये, इसको यदि मैं a कह दूं और इस वाले पार्ट को b कह दूं, ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, a का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 2,0 और b का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,1। तो ये आ गया 0,1। तो इसका मतलब है 4,0 किधर होगा, यहाँ कहीं होगा, ये 2 है तो 4,0 ये रहा होगा 4,0, जिससे ये इलिप्स पास हो रहा है। और ये यहाँ से पास हो रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया, x की जगह 2 और 1, y की जगह 1। तो जो ये वाला इलिप्स है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, वो कहाँ से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, कहाँ कहाँ 2,1 और 4,0। तो हम मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड ellipse is x² by कैपिटल A² y² by कैपिटल B² इक्वल्स 1। स्टैंडर्ड इलिप्स ही है क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलाइंड है। अब ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, 4,0 रख दिया, x की जगह 4 तो 16 बाय, और y 0 तो 1, तो A² की वैल्यू कितनी आ गई 16, करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, ये 2,1 से जा रहा है तो 2 तो 4 बाय A² तो 16 आ ही गया है, तो 4/16 प्लस 1/B² इक्वल्स में 1। तो ये आ गया 1/4 ना, 1/4 प्लस 1/B² इक्वल्स में 1। तो 1/B² कितना आ रहा है बच्चा, 1/B² इज नथिंग बट 1 माइनस 1/4, सो दिस इज 3/4। तो यदि B² सिर्फ हम फाइंड करें तो ये आ गया 4/3। तो इसीलिए इलिप्स कितना होगा, x²/16 प्लस y²/4/3 इक्वल्स 1। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अच्छा इसने सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 x² प्लस 16y² इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 4/3। तो टोटल यदि हम लोग देखें तो ये आ गया, इसको यदि हम यहाँ लिखें
तो ये आ जाएगा 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x² प्लस यहाँ 48y² हो जाएगा और इक्वल्स हो जाएगा 64। तो देखो 4x² प्लस 4/3 था ना, तो 4x² प्लस में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 48, हाँ यस, और इक्वल्स हो जाएगा 64, 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4x² प्लस 48y², 4x² प्लस 64y², नहीं तो कितना आ रहा हमारा 4y² प्लस 48y², 4y इक्वल्स 48, तो x² प्लस 12y² इक्वल्स 16। हाँ, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x² प्लस 12y² इक्वल्स 16, ऐसा कुछ आ रहा है। 4 से डिवाइड कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन आया, x² प्लस 12y² इक्वल्स 16। तो योर ऑप्शन इज बी इज योर आंसर। ओके, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन आया डायरेक्टली ये आंसर आ गया, x² प्लस 12y² इक्वल्स 16, करेक्ट। यहाँ से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ ग्रुप ऑफ 100% 75 स्पीक इंग्लिश and 40 speaks Hindi. Okay. Each person speaks at least one of the two languages. If the number of persons who speak only English is alpha and the number of persons who speak only Hindi is beta, then the eccentricity of the ellipse इतना। तो अल्फ़ा बीटा पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेट बना लिया इंग्लिश हिंदी का, ठीक है ना। तो इसको मान लिया हमने, क्या बोला, 2 लैंग्वेजेस, 40 स्पीक हिंदी एंड at least one of the two languages. If the number of persons who speak only English is alpha and the number of persons who speak only Hindi is beta, और तो इसको इंग्लिश बना लिया, इसको हिंदी बना लिया, तो इधर बीटा आ गया, तो ओनली बीटा, तो हम यहाँ बीटा लिख देते हैं, और ये अल्फ़ा आ गया, और जो दोनों कर रहा है उसको पी मान लिया, ठीक है ना। तो जो गिवन है ना बेटा, वो कितना दे रहा है, अल्फ़ा प्लस पी, इंग्लिश बोलने वाले की कितनी है 75, और बीटा प्लस पी हिंदी कितना बोलेगा, स्पीक इंग्लिश एंड 40 स्पीक हिंदी। ओके, और हमें अल्फ़ा प्लस पी प्लस बीटा ये कितना दिया हुआ है 100, टोटल कितना है 100%। तो यहाँ से अब इजली पी को हटा करके अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं हम। क्या किया, तो इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों को माइनस कर दिया, या ऐसे करते हैं ना, अल्फ़ा प्लस पी जो है वो 75 है, अल्फ़ा प्लस पी 75, तो बीटा 25 आ गया, बीटा 25 आ गया, और बीटा प्लस पी 40 है, तो अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा कितना आ गया 100 माइनस 40, तो 60 आ गया, हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा आ गया। हमें क्या चाहिए था, इस वाले इलिप्स का एसेंट्रिसिटी, तो इलिप्स क्या बन जाएगा 25, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो ये होगा x², बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फ़ा स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर प्लस और अल्फ़ा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर यहाँ आएगा बच्चे, बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा y² बाय बीटा स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, नहीं हमने डिवाइड तो कर ही लिया ना, तो ये 1 आ गया, करेक्ट। तो ये आ गया x² बाय 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25, y² बाय 25 का स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स 1, करेक्ट। देखिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने क्या किया, 25 नीचे ला दिया, तो इसको यदि ठीक से लिखेंगे हम, तो ये कैसा होगा, x² बाय 60 बाय 25 है, तो ऊपर चला जाएगा,
नहीं, अब देख लो यहाँ से, या आप ऐसे भी सोचते, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मली इससे इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई इतना है, उसकी वैल्यू सेट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या चाहिए, इसका एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी कितना होगा, एसेंट्रिसिटी होता क्या है, ए इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मेजर बाय माइनर, सॉरी माइनर बाय मेजर। तो ये 60 का एक्स इतना 25, और ये तो एक्चुअल में सिर्फ 25 ही लिखा हुआ है, तो 60 का स्क्वायर बाय 25 और ये 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बाय 25 बाय कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर बाय 25, 60 का स्क्वायर बाय 25 का 25। ओके, करेक्ट। तो इस टोटल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये हमारा आ गया एसेंट्रिसिटी। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 25 तो कैंसिल ही हो जाएगा बच्चा, तो 60 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बाय क्या, 60 का स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि 25 तो चला ही गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 60 प्लस 25 इंटू 60 माइनस 25 बाय कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 60, करेक्ट ना। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया, 60 प्लस 25 तो 5, 85 इंटू इधर से 60 माइनस 25 तो ये आ जाएगा 35, और नीचे कितना आ रहा है 60। तो हम लोग यदि ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है 5, और यहाँ से भी 5, तो 5 बाहर कर देते हैं, तो अंदर बच रहा है कितना 17 ना, 5 इसमें से निकालेंगे, ये कितना होगा, ये 35, तो 7 इंटू 5, ठीक है ना, और ये 17 इंटू 5, तो यहाँ 7 बाय कितना 60। तो सॉल्व करो तो ये कितना आ गया 12 नीचे, और 119 का रूट बाय 12। देख लो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सो द ऑप्शन इज 119 बाय 12, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, तो इसमें बस यही ध्यान देना था अपने को कि ये वाला एलिप्स को डिफाइन करने के लिए अल्फ़ा बीटा निकालना था, और जो यहाँ से आया। ओके, करेक्ट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन द पैराबोला y इक्वल्स एक्स स्क्वायर द पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स 2x माइनस 4 इज। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिस्ट डिस्टेंस जब भी पूछेगा दो कर्व के बीच में, तो वो हमेशा किधर लाई करता है, कॉमन नॉर्मल की तरफ। ओके, तो हमारा y इक्वल्स एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से जाएगा, करेक्ट, और y इक्वल्स 2x माइनस 4, x0 तो y नेगेटिव, तो कुछ ऐसा होगा, और y0 तो x कितना आ रहा है, x इक्वल्स 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,0, ठीक है ना। तो कॉमन नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे कहीं एक पॉइंट लेकर के, ठीक है ना। तो करीब करीब कॉमन नॉर्मल ऐसा आ रहा है, ठीक, करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो यही लीस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा, ये कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लाई करेगा। अब इसकी इक्वेशन y इक्वल्स 2x माइनस 4 है इसकी, और पैराबोला हमें y इक्वल्स एक्स स्क्वायर गिवन। तो पॉइंट हमें फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट इसमें से होगा लीस्ट डिस्टेंस पे। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए कि हमें कॉमन नॉर्मल इस पे लिख देते हैं, इस वाले कर्व पे जो नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल तो यही हुआ ना दोनों के लिए। तो इसकी इक्वेशन ना, पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और उसी को नॉर्मल बना देंगे किस पे, इस वाले पे, सिंपल। तो हम लोग y इक्वल्स एक्स स्क्वायर पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y इक्वल्स, या आप ऐसे y इक्वल्स
एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay पे, एक्स स्क्वायर इस पर ना आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay पे कितना होता है आपको याद होगा, y इक्वल्स mx प्लस 2a प्लस a बाय एम स्क्वायर, करेक्ट ना। तो इसमें a तो साफ साफ दिख रहा है कितना है 1/4, करेक्ट। तो y इक्वल्स आ गया mx प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस में कितना आ गया 1/4 बाय एम स्क्वायर। अब m के लिए दिया हुआ है कॉमन नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल, तो इसका स्लोप कितना है 2, तो इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -1/2, तो रख देंगे यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें m क्या मिल रहा है -1/2, चिपका दिया इसको। तो जो हमारे पास y आ रहा है, y इज़ नथिंग बट -1/2 इंटू एक्स, और ये तो 1/2 ही रह गया, 1/2 प्लस में 1/4 और -1/2 का स्क्वायर, तो ये प्लस में 1 आ गया, नहीं m की जगह -1/2 रख दिया तो 1/4 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व भी कर लिया, तो 2y इक्वल्स -x और प्लस ये 3/2 था तो 3 आ गया, तो और भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। सो दिस इज़ नथिंग बट x प्लस 2y इक्वल्स 3, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब जो पॉइंट आएगा, ये कॉमन नॉर्मल हो गया इसका, तो जो पॉइंट आएगा वो ये पैराबोला और ये लाइन के इंटरसेक्शन से ही पॉइंट आएगा नहीं, ये वाला। तो हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, y की जगह क्या रख दिया एक्स स्क्वायर, तो इसमें y की जगह x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल्स 0। तो कितना आ गया बच्चा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 इक्वल्स 0। तो ये टोटल कितना आ रहा है 3x 6x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। हमें x कॉमन दिख रहा है तो 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, सो 2x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो 2x प्लस 3 इंटू कितना आ गया बच्चा x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो एक x आ गया 1 और एक x आ गया -3/2। तो जिस समय x इक्वल्स 1 उस समय y कितना x स्क्वायर है तो वो भी 1, और जिस समय x माइनस 3/2 तो y कितना आ गया बच्चा 9/4। तो आपके पास बेटा क्या आ गया देख लो, आपके पास जो दो पॉइंट्स आए, एक पॉइंट्स आया 1,1, दूसरा पॉइंट्स आया -3/2, 9/4, ठीक है ना बेटा, इतना है आपके पास। अब देखो नियरेस्ट पॉइंट के लिए 1,1 देख लो, तो 1,1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहा है, दिस इज 1,1 ऐसा, और दूसरा पॉइंट देख लो क्या लग रहा है -3/2, 9/4, तो -3/2 तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं आ जाएगा। तो इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे उसका नियरेस्ट वाला पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, इस वाले विंग पे। तो आई थिंक 1,1 इज द राइट आंसर। ओके, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इधर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जो आपका 1,1 है दैट इज़ योर आंसर। ओके, समझ में आई बात। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होज फोकी आर -2,0 एंड 2,0 एंड एसेंट्रिसिटी इज 2 इज गिवन बाय। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोकी दिया हुआ है एस डैश, अच्छा एसेंट्रिसिटी हमें दिया हुआ है कितना 2, करेक्ट है, एसेंट्रिसिटी इज गिवन 2, और एस मान लेते हैं किसी को, एस इज माइनस, एस मान लेते हैं 2,0 और एस डैश मान लेते हैं क्या -2,0। तो हम लोग जानते हैं एस डैश का डिस्टेंस कितना होता है बेटा 2AE, करेक्ट है ना, इतना समझ में आता है आपको। तो 2AE, तो एस डैश ऐसे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 इक्वल्स 2AE, और E हमें कितना दिया हुआ है 2, तो A कितना आ गया 1, करेक्ट। तो A आ गया हमारे पास 1, डन है। अब हमें क्या करना है, A यदि 1 आ गया, ठीक है ना, तो एसेंट्रिसिटी 2 है और फोकस का कोऑर्डिनेट, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल्स प्लस माइनस ए बाई ई, तो प्लस माइनस ए बाई ई, तो a हमारे पास कितना है, चलो लिख देता हूँ a बाई ई, तो इसीलिए x कितना आ गया प्लस माइनस ए बाई ई, तो a हमारे पास है 1, तो 1 और e है 2, तो यहाँ से जो आएगा इक्वेशन 2x माइनस 1 इक्वल्स 0 या 2x प्लस 1 इक्वल्स 0, कोई एक भी लोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव वाला ले लिया, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हम लोग क्या जानते हैं, आपको याद होगा कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या कोई भी कोनिक कैसे लिखते हैं, किसी एक पॉइंट से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल टू एसेंट्रिसिटी टाइम्स इक्वल्स उस पॉइंट का किससे, फिक्स्ड लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब पॉइंट हम ले लेते हैं x, y, तो x, y यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई एक फोकस पकड़ लेते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल्स एसेंट्रिसिटी तो 2 का स्क्वायर, और डायरेक्ट्रिक्स हमारा कितना है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और प्लस में y का y तो है ही नहीं तो 2 का स्क्वायर ही रह जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर 2 का स्क्वायर कैंसिल ही हो गया, तो ये x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस में y स्क्वायर यहाँ आ गया आपका, तो करीब ये इक्वेशन आपका इक्वेशन नंबर ऑफ ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें यदि आप सॉल्व करोगे तो। ओके, तो ये आप कर सकते हो, वेरी इजी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, सिंपल डेफिनेशन लगा दिया। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिमाइंडर व्हेन 2021 रेज टू द पावर 2022 प्लस 2022 रेज टू द पावर 2021 इज डिवाइडेड बाय 7 इज। ओके, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को ये देखना है कि इसके रिमाइंडर क्या आएंगे, तो आपको तो मालूम ही होगा 2021 को 2023 माइनस 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 2022, क्योंकि ये हमें मालूम है ना कि 2023 जो है वो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, सो अगेन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2023 माइनस 1 रेज टू द पावर 2021, करेक्ट। तो यदि ये ऐसा चल रहा है तो हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो लास्ट में इवन पावर है 2023, तो क्या हो जाएगा, कोई एक इंटीजर ले लेते हैं i1 2023 और बाकी ये इवन है तो प्लस में 2022 ये आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा, करेक्ट है। और इसमें क्या होगा, फिर से वही इंटीजर कोई आएगा प्लस में 2023 और इंटीजर 2 ले लिया और लास्ट में माइनस आ जाएगा 1 रेज टू द पावर 2021, तो 1 ही आ गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी इंटीजर इंटू 2023, तो 2023 इंटू इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2 और प्लस 202 रेज टू द पावर 2022, आप इसको क्या करो 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2, इसमें से मैं 3 पावर निकाल ले रहा हूँ तो 2 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा 3 का पावर, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 8 आ गया ना, 8 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2023, तो 8 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 ना, 674 है ना, हाँ 674 और माइनस में आ गया हमारा 1, करेक्ट। तो देख लो, अब ध्यान से आप देखोगे तो ये तो कुछ नहीं है 7 इंटू अल्फ़ा बोल दो, वो भी इंटीजर है 7 का मल्टीपल, प्लस अगेन इसको क्या लिखा 8 माइनस 1 8 ही है तो 7 प्लस में 1 और ये आ गया 674 माइनस में 1, करेक्ट। तो ये 7 अल्फ़ा ये 7 बीटा प्लस में 1 आ जाएगा माइनस 1, कैंसिल हो गया, तो टोटल आ रहा है 7 अल्फ़ा प्लस 7 बीटा, तो 7 अल्फ़ा बीटा इंटीजर ही है तो ये मल्टीपल ऑफ 7 ही आ गया, तो अगेन ये 7 गामा बोल देते हैं, तो अगेन ये मल्टीपल ऑफ क्या आ गया 7 आ गया।
मतलब जो दिया हुआ है ना वो 7 से टोटल मल्टीप्लिकेशन मतलब डिविजिबल ही है, तो फिर तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, कुछ नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्या है इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इज। तो मल्टीनोमियल थ्योरम से कर लेते हैं ना, ज़्यादा इजी है। तो इसके लिए क्या लिखूँगा, 6 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू c फैक्टोरियल, 1 रेज टू द पावर a, 3 रेज टू द पावर b एंड 2x स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 6। तो जनरल टर्म लिख दिया हमने इसका। तो 6 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल इंटू सी फैक्टोरियल, 1 का a पावर तो चला ही गया, 3 का पावर b इंटू 2 का पावर 6, सॉरी c ना, c 6 नहीं है, तो 2 का पावर आ जाएगा c एंड x का पावर आ जा रहा है 2c प्लस b। तो हमें क्या लिखना है, 4 x रेज टू द पावर 11, क्या क्या होना चाहिए, 2c प्लस b कितना आना चाहिए बच्चा, 11 आना चाहिए। और साथ में जब भी हम लोग ऐसे जनरल टर्म लिखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम का, तो उसमें a प्लस बी प्लस c कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, ओके, जिसमें किसी एक की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, ओके। तो अपने को बस इसी दोनों को सॉल्व करके देखना है कितने केसेस आ रहे हैं। तो a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया। तो हम लोग यहाँ से कोई एक रखना स्टार्ट करते हैं, c रखते हैं, c 1 रख दिया, तो b हमारा आ जाएगा 9, तो फिर a प्लस बी प्लस c 6 नहीं आएगा। तो इसी तरीके से 2 रखा तो आ जाएगा 4, तो 7 नहीं आया, 3 तो 6, तो 6 आ गया तो नहीं आया, 4 रखा 8, तो b अकेले 3 हो जाएगा, और 5 रख दिया 10, तो 10 b 1, तो c 5 रख रहे हैं 5, और तो b आ जाएगा कितना 1, और a आ जाएगा उस केस में 0। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 6 भी होना चाहिए ना। तो क्या आ गया, दिस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 11 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय a तो चला ही गया, b कितना आ गया बच्चा 1, तो 1 फैक्टोरियल इंटू c आ रहा है हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 का पावर कितना आ गया b इज़ 1 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। तो टोटल जो आ रहा है 6 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 6 यहाँ से, और 3 इंटू 32, टोटल आ रहा है 18 इंटू 32, तो ये आ गया 6, और ये आ जाएगा 5, 57, 54 प्लस 3, ओके 57, तो 576 is your right answer, okay, that is your answer. Now come to the next question. Next question, let E be the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equals 1, C be the circle, let P and Q be the points 1 and 2 and अच्छा P और Q की हमें क्या पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स 1, तो चेक कर लेते हैं, इसको सही से लिख लिया, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 इक्वल्स 0, ठीक है ना। इसका ही साइन हमें चेक करना होता है। तो 1,2 पी का पहले पोजीशन चेक कर ले रहे हैं, पी हमारा क्या है, लेट पी एंड क्यू, तो पी 1,2, तो पी 1,2 रखेंगे तो कितना होगा 1, तो 1/9 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1, ये दोनों तो पॉजिटिव, तो P आउटसाइड हो गया, P आउटसाइड ऑफ इलिप्स हो गया। अब Q को चेक कर लेते हैं, Q कितना है 2,1, तो 2,1 के लिए 2 रख दिया यहाँ पर, तो 4/9 दैट इज लेस देन 1, और यहाँ आ गया 1/4, तो अगेन वो लेस देन 1, तो माइनस में 1, तो 4, ये आ गया 4/9 प्लस ये आ गया 1/4 और माइनस में 1, तो यदि एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9, 25 माइनस 36, तो ये आ गया लेस देन 0, तो Q आ गया इनसाइड ऑफ E,
इनसाइड ऑफ ई, करेक्ट ना। तो P इज आउटसाइड ऑफ ई, Q इज इनसाइड ऑफ ई, डन। अब हम लोग चेक कर लेते हैं किसके लिए, सर्कल के लिए ना, जो सर्कल की बना क्या है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9, करेक्ट ना, डन। और हम P को चेक करते हैं 1,2 के लिए। तो P जैसे ही 1,2 रखा तो ये आ गया 1 + 4 और माइनस में 9 तो 5, तो ये नेगेटिव हो गया। इस मतलब क्या है, P इज इनसाइड ऑफ C, करेक्ट है। अब आ गया Q कितना है 2,1, 2,1 यदि रखेंगे बच्चा तो क्या होगा 4 + 1, तो 4 + 1 और माइनस में 9, अगेन लेस देन 0, तो अगेन Q भी क्या है इनसाइड ऑफ C ही है, मतलब सर्कल ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, P Q लाइज इनसाइड ऑफ C, Q ठीक है इनसाइड है बट आउटसाइड ऑफ Q, बट देखो Q तो इनसाइड है, गलत हो गया, Q लाइज आउटसाइड, ये गलत, P लाइज इनसाइड बोथ C एंड E, P यहाँ आउटसाइड है, गलत है, P लाइज इनसाइड ऑफ C, करेक्ट, P इनसाइड ऑफ C बट आउटसाइड ऑफ E, हाँ तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, द फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ओके। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, इसमें आपको ध्यान रखना था कि ये वाला कंसेप्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स course, those who number is divisible by 3 opted physics course and those whose number is divisible by 5 opted chemistry course, then the number of students who did not opt for any of the 3 courses। तो देखो हमारे पास 3 कोर्सेस है, जैसे मान लिया कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, करेक्ट है। तो हमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक जा रहा है 140 तक जा रहा है, करेक्ट ना, टोटल 140। तो इसमें मैथ्स कितना होगा, इसमें फिजिक्स कितना होगा, इसमें केमिस्ट्री कितना होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन कह रहा है, जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, वो भी लिख लेते हैं। वो कह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया हो, मतलब हमें ऐसे नंबर स्टूडेंट बताने हैं जिसमें कोई भी एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जो मेरा 140 है, तो जो रिक्वायर्ड है ना वो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड क्या है, जो हमें फाइंड करना है कि हमें बताना है कि कोई भी एक भी कोर्स नहीं लिया हो, तो नॉट ऑप्टेड एनी कोर्सेस। तो क्या होगा, टोटल में से हम माइनस कर देंगे जो कोई एक कोर्स लिया है, टेकन एनी वन ऑफ द कोर्सेस, ठीक है ना, कोई एक कोर्स लिया हो। तो टोटल तो हमारे पास कितना है 140 माइनस कोई एक कोर्स लेने का मतलब क्या होता है, एन ऑफ या तो ए नहीं तो बी नहीं तो सी, कोई एक लिया हो। अब अपने को मालूम है कि इसका जो फॉर्मूला होता है 140 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने को मालूम ही है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस में क्या होगा, यदि हम इसको ए को क्या माने हमने मैथमेटिक्स, ए को मैथ्स, बी को फिजिक्स और सी को केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस में क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में क्या सबका इंटरसेक्शन। याद रहे यहाँ पे हमने ए को मैथ्स बोला है, बी को फिजिक्स और सी को केमिस्ट्री। तो एम एन एम इक्वल्स एन ए लिख देता हूँ। ये कितना आएगा 140 बाय क्या बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, देखो कि जो डिविजिबल हो किससे, ऑल इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स मतलब 2, तो हम क्या करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो ये तो डायरेक्ट 70 आ जाएगा। फिर एन ऑफ फी तो बी आ जाएगा ना, एन ऑफ बी
तो कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 140, बी क्या है, जो 3 से डिविजिबल हो ना, 3 से, तो फिजिक्स आ गया, 3 से डिविजिबल आ गया, तो कितना आ जाएगा 36 ने 46 कैसे डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा तो 2 and 6, तो 46 पॉइंट समथिंग, बट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 46। एनसी कितना आ जाएगा, एनसी तो एनसी ही है हमारा, तो 140 बाय क्या बोला गया है, किससे डिविजिबल हो, 5 से, तो 140 बाई 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये तो डायरेक्ट 28 आ गया, करेक्ट, डन। अब अपने को क्या फाइंड करना है, एन ए एन बी एन सी आ गया, सबका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा, एन ऑफ, यहाँ करते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, एम जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो 140 बाई 6, 140 बाई 6 कितना आ जाएगा, तो 2 और 3, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 23। फिर ए इंटरसेक्शन एन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना आएगा 140 बाई कितना, हमें बी इंटरसेक्शन इन दोनों का, तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 9, तो टोटल 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 आ जाएगा। एन सी इंटरसेक्शन ए, दैट इज़ 140 बाई किससे डिवाइड करेंगे, 5 and 2 दैट इज़ 10, तो ये आ गया 14 डायरेक्ट। हमें क्या चाहिए फिर से, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 140, और एलसीएम ऑफ क्या क्या 5, 3 and 2, तो ये कितना आ गया 30, तो कितना आ जाएगा 4। अब सबकी वैल्यू आप यहाँ रख ही सकते हो, इजीली पुट कर सकते हो, तो जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 140 माइनस में कितना, एन ए एन बी एन सी, तो एन ए पुट कर दोगे अब वैल्यू, एन ए इज़ नथिंग बट 70 प्लस 46 प्लस में 28 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था 23, माइनस में 9 माइनस में 14, और प्लस में हो जाएगा कितना, प्लस में हमारा आ जाएगा 4, करेक्ट है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 140 माइनस, सॉल्व करोगे यू विल गेट, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इसको बहुत इजीली आप, और यू विल गेट क्या 38, दिस विल बी 38, ओके, तो आप इतना कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अल्फा 1 बीटा 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इक्वल्स 0, इनके रूट्स अल्फा 1 और बीटा 1, एंड अल्फा 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 54x प्लस में q इक्वल्स 0, सो दिस इज अल्फा 2 एंड बीटा 2। इफ अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, देन q माइनस p, ओके, तो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 और बीटा 2 ये जीपी में है, करेक्ट है ना, जीपी में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज़ ए एंड द कॉमन रेशियो इज़ क्या आर, तो क्या होगा अल्फ़ा 1 ए है तो बीटा 1 ए आर, अल्फ़ा 2 ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये सब किस में होगा बच्चा, जीपी में, करेक्ट। तो अल्फ़ा 1 ध्यान रखना ये है, बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2, करेक्ट। अब इनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो ए और आर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 ये कितना आ जाएगा सी बाई ए, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल्स 54 एंड अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2 कितना हो जाएगा क्यू, करेक्ट। अब सबको यूज़ कर लो, अल्फ़ा 1 कितना है ए है हमारा, तो ए प्लस बीटा 1 कितना है, बीटा 1 ए आर, तो ए आर इक्वल 6 आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर अल्फ़ा 2 हमारे पास कितना है ए आर स्क्वायर,
और बीटा 2 कितना है अपने पास, बीटा 2 ए आर क्यूब. सो दिस इज इक्वल्स हाउ मच, ए आर क्यूब, दिस इज इक्वल्स हाउ मच 54. तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके 1 एंड 2 को सॉल्व करके आपने क्या फाइंड कर लिया, ए एंड आर. मान लो ये दोनों आपने फाइंड कर लिया, तो ए और आर आ गया तो पी एंड क्यू भी आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा 1 बीटा 1 रख देंगे यहाँ पे, अल्फ़ा 1 अपने पास ए और आर के टर्म में ही है, तो पी एंड क्यू भी आ गया. हेंस मॉड ऑफ ये क्यू माइनस पी भी आ जाएगा. मेनली ए और आर निकालने की ज़रूरत. इंक्रीजिंग जीपी है तो ध्यान यही रखना है कि आर जो भी हम निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, आर ग्रेटर देन 0. ये हमारा क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए ग्रेटर देन 0. समझ में आए बात. तो ये आप कर सकते हो, ऐसा करोगे तो यू विल गेट मॉड 540. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस. ओके, तो इसको मैं लाइंस, इसको 1 बोल देता हूँ, लाइन 1, दिस इज लाइन 2 एंड दिस वन इज लाइन 3, is the centroid of the another triangle whose circumcenter and the इतना. If the ortho center of the triangle formed by this line, इनके जो ortho center है, जो L1, L2 और L3, इनके जो ortho center होंगे वो centroid है किसका, is the centroid of the another triangle whose circumcenter and the ortho center respectively are इतना. तो circumcenter हो गया और ऑर्थो सेंटर, तो सेंट्रॉइड आपको पता है 2:1 में डिवाइड करता है. तो यहाँ आ गया 3,4 और यहाँ आ गया -6,-8. तो जी का कोऑर्डिनेट आप बहुत इजीली निकाल लोगे. तो माइनस कितना आ रहा है 12 और इधर से आ रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 1:2 में ना, 2:1 है, 1:2 में डिवाइड करेगा तो -6 और -6, तो ये आ गया 0 और 8 -8 तो ये आ गया 0, तो जी आ गया 0 सेंट्रॉइड. ओके, तो देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी. तो अब आप समझो, आपको इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर वो सेंट्रॉइड है इतना, तो इट मीन्स क्या है, जो ऑर्थो सेंटर है ना वो ये 0,0 आ गया. क्या समझ में आ गई बात. तो अब L1, L2, L3 गिवन है, जिसमें इसको आप फाइंड कर लोगे, L1, L2 को सॉल्व करके, इसको फाइंड कर लोगे इन दोनों को सॉल्व करके, इसको फाइंड कर लोगे इन दोनों को सॉल्व करके, या उससे भी अच्छा है, क्यों ही इतना दिमाग लगे, यदि ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक ना. तो क्या होगा, यहाँ से कैसे पास करेगी लाइन, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही क्या होता है हमारा ऑर्थो सेंटर. तो यहाँ से ये लाइन गिवन है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि 0, 0 से पास हो रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया. दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 2 बार लगाएंगे, ए और बी आ जाएगा. सिंपल, ए और बी आ गया, हैंस मॉड ऑफ ए माइनस बी. करके देखना है इसको, यू विल गेट आंसर 16. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,1 हुज वन ऑफ द कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो ठीक ही तो है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,1. तो कोई सर्कल है उसका सेंटर कितना है 2,1, करेक्ट है. हुज वन ऑफ द कॉर्ड इज डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस वन. इसके जो एक कॉर्ड है ना, इसके एक कॉर्ड वो डायमीटर है किसी सर्कल का जो ऐसे पास हो रहा है. ठीक है, इतना. तो हमें क्या पूछा गया, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 2,1. तो हमें ये रेडियस ही फाइंड करना है. तो इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री. तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, ये वाला, दिस इज़ रेडियस. तो ये सेंटर दिया हुआ है, यहाँ से डायमीटर है, तो आपको तो पता ही इसका रेडियस आप फाइंड कर सकते हो. डायमीटर है तो ये सेंटर भी पता चल जाएगा. सेंटर इसका कितना आएगा 1,3 -3 ना, 1,3. तो ये वाला पॉइंट इज नथिंग बट ये डायमीटर है,
कॉर्ड इसका डायमीटर है तो 1 कॉमा कितना आ गया 3 आ गया, करेक्ट। तो ये 1,3 ये 2,1 तो ये वाला डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। तो ये डायमीटर है तो रेडियस तो इसका आप निकाल ही सकते हो, इसका रेडियस, चलो इसको r मान लेता हूँ। इसका रेडियस तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस में 6 तो ये 2 आ गया। तो रेडियस यदि 2 आ गया तो ये वाला पार्ट कितना 2, तो r आप बहुत इजीली निकाल सकते हो नहीं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है कर लो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1 का ना, पहले लिख लेता हूँ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस 1 1 और ये आ जाएगा 1 तो 4 तो √5 आ रहा है। तो ये आ गया √5 और ये आ गया कितना 2। तो जो r आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा, r कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल में यदि हम गए तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया 9 आ गया, दैट इज़ 3। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड वेर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 15। तो इसमें क्या मल्टीनोमियल लगा दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए बताया मैंने n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 तो 15 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 तो कितना होगा बच्चा 17 मैंने 17 सी 2 तो 17 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 17 इंटू 16 बाय कितना आ गया 2 तो 17 इंटू 80 तो 136 आ गया। बट इसमें तो वो भी केस आ गया ना जहाँ एक्स वाई जेड इक्वल है, इतना समझ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे सारे केसेस को हटा देने पड़ेंगे जिसमें एक्स और वाई जेड तीनों आपस में क्या हो या तो इक्वल है या दो कोई इक्वल है। तो हमने क्या किया उसके लिए मान लिया, लेट कोई एक केस ले लेते हैं, सब में रिपीट होगा एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स इतना। तो हमने मान लिया कि एक्स इक्वल्स वाई और जेड नहीं होना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स वाई हो जाएगा तो यहाँ 2x प्लस जेड कितना आ जाएगा बेटा 15। तो हमने यहाँ से जेड निकाला तो 15 और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ t। तो t क्या क्या हो सकता है, t समझो, t बिलोंग्स टू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ले सकते हो 0 1 2 3 4 5 नहीं ले सकते, समझो क्यों, क्योंकि 5 जैसे ही यहाँ रखेंगे 10 तो 5 5 5 तीनों ही 5 आने लगेगा तो 15 हो जाए। तो 0 1 2 3 4 6 7 इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 8 लेंगे तो 16 जेड नेगेटिव होने लगेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है और एक्सेप्ट 5। तो इस तरीके से जोड़ोगे तो ये 8 और एक 5 हटा दिया तो 7। तो टोटल यहाँ पर जो आप देखोगे टोटल 7 सॉल्यूशंस हैं, कितने हैं टोटल 7 सॉल्यूशंस हैं, ओके समझ में। तो इसी तरीके से y इक्वल्स जेड और z इक्वल्स एक्स 3 टाइम्स होगा। तो जिसमें इक्वल है फॉर एनी सो देयर आर 21 सॉल्यूशंस फॉर विच what for which x y z are not distinct। इसीलिए टोटल जो होगा बेटा कितना आ जाएगा, हमारा टोटल रिक्वायर्ड जो है वो कितना आ जाएगा 136 माइनस 21 कितना आ गया 114, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो दिस इज़ द solution of this PABT, hence thank you।